Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। My YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम जो करने वाले हैं ना, उसके बाद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। आज का एपिसोड शायद, आज का जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो शायद थोड़ा बड़ा जरूर होगा, बट बिलीव मी, अगर आज का लेक्चर पूरा स्टार्ट टू एंड आपने देख लिया ना, तो आपको कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम इजीएस्ट फॉर्म और एकदम बाइफर्केशन के साथ मैंने एंट्रीज को यहाँ पे किया है। इस ट्रिक के साथ अगर आप एंट्री याद करोगे ना, आपको सारी एंट्रीज लाइन बाय लाइन एकदम दिमाग में छप जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, काव्य चौवटिया की गारंटी है, लिख के ले लो। बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा इन एंट्रीज के ऊपर ही बसा हुआ है। अगर ये एंट्रीज आ गई अच्छे से तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज झटके में 10 मार्क्स आपको झटके में मिलेगा, ये मेरी गारंटी पक्का। अच्छा, अब किया क्या है मैंने, तो आपको इजी बनाने के लिए देखो, ये जो पूरी जर्नल एंट्रीज होती है, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको जर्नल एंट्रीज करना है। 10 मार्क के लिए आपको जर्नल एंट्री पूछेंगे। अब जो जर्नल एंट्रीज है ना, बड़ी मिक्स एंड मैच है। कभी बिल बनता है, कभी अचानक ऑनर हो जाता है, कभी अचानक डिसऑनर हो जाता है, कभी अचानक रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, और सारी एंट्रीज जब मिक्स हो जाती है ना, तो मिक्स एंड मैच पूरा टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। और टेक्स्ट बुक में वैसे मिक्स एंड मैच एंट्री जब आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ समझ में आएगा नहीं। सो मैंने क्या किया है ना, पूरे टेक्स्ट बुक की सारी एंट्रीज को 7 एपिसोड्स में बांट दिया है। अरे भैया, सीरीज देखते हो ना, तो बस आपको एक बड़ा सा ये एपिसोड दिखेगा और आपको इसमें 7 अलग अलग एपिसोड्स दिखेंगे। इन 7 एपिसोड्स की सारी एंट्रीज को मैंने लाइन वाइज एक स्टोरी फॉर्म में बनाया है। ठीक है, अगर वो स्टोरी फॉर्म आपको समझ में आ गई, सारी एंट्रीज दिमाग में एज इट इज घुस जाएगी, और जो ट्रिक मैं दे रहा हूं ना, एज इट इज रट्टा हो जाएगा एंट्री, मेरी गारंटी है। लास्ट तक देखना। और सेकेंडली, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो इसको आप 1.25 1.5 की स्पीड पे जरूर देखना, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो और वीडियो में आपको कंटाला ना है। बेसिकली देखो, लंबा वीडियो है तो आपको शायद कंटाला आ सकता है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो तो शुरू करते। एपिसोड नंबर 1। अब एपिसोड नंबर 1 के अंदर हम बेसिक एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक एंट्रीज हम किसके पॉइंट से पढ़ते हैं? तो देखो, देयर आर 3 पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। हम अगर 2 पार्टीज के ऑन बिहाफ में हमको एंट्री करनी होती है, वो 2 पार्टीज कौन होते हैं? एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी। ओके, ड्रॉवर इज नथिंग बट आपका सेलर। जो सेलर होता है वही आपका ड्रॉवर होता है, और ड्रॉवी कौन होता है? आपका बायर। ठीक है, इतना आपको ऑलरेडी पता है। अब हम आगे जाते हैं। तो एक बात बताओ, जब भी सेलर माल बेचेगा, पर उधारी में बेचेगा, तभी तो ये एंट्री बनेगी, तभी तो बिल बनेगा ना। ओके, अब एक बात बताओ, एक जब बिल बनाया तो सेलर को उस बिल से पैसा मिलने वाला है कि उसको चुकाने का है? मिलने वाला है। अरे सेलर है ना, सेलर को तो पैसा मिलेगा उसी बिल से। तो कोई भी याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर मतलब ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल माना जाएगा। रिसीवेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि उस बिल से ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है ना, तो वो ड्रॉवर के लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल। ओके, अब ड्रॉवी के लिए वही बिल क्या होगा? पेएबल, क्योंकि ड्रॉवी को तो पैसा चुकाना है ना उस बिल का। सो याद रखना, ड्रॉवर के पॉइंट से और ड्रॉवी के पॉइंट से दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को एंट्री करनी है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने साइमल्टेनियसली लिखा है, साइमल्टेनियसली आपको समझेगा। अब स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? सर, स्टोरी की शुरुआत होती है कि ड्रॉवर ने, सेलर ने माल बेचा ड्रॉवी मतलब बायर को, और उधारी में बेचा। ये उधारी चल रही है। तो सर, शुरू कहां से हुआ? माल बेचने से। तो कहानी शुरुआत होती है माल बेचने से, तो आपकी पहली एंट्री क्या बनती है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। बरोबर। तो मैं यहाँ पे ना कुछ नामकरण करता हूं। मैं यहाँ पे ड्रॉवर को मिस्टर ए बुलाऊंगा और ड्रॉवी को मिस्टर बी बुलाऊंगा, तो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। अब पहली एंट्री हमने शुरू की है कि भैया माल बेचा। तो माल बेचा तो पहले हम सेलर है, ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के पॉइंट से सोचिए कि आपके पास आया क्या और गया क्या, ये 2 सवाल करने का। ठीक है, तो आपके पास है ना, उधारी में माल बेचा है, तो आया तो कुछ भी नहीं। जब कुछ आया नहीं मतलब डेबिट आप कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गया। और गया क्या? सर, गया आपके पास से माल। सिंपल सी बात है, अब सिंपल याद रखना मेरा ट्रिक। जब कुछ आता नहीं या जाता नहीं तो सामने वाले को ले लेने का। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा था? सर, ड्रॉवर के पास आया कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मिस्टर बी मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से गया क्या? सर, मेरे पास से माल गया। माल को हम क्या बोलते हैं? गुड्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं सेल्स। तो इधर एंट्री आ जाएगी टू सेल्स अकाउंट।
एंट्री क्या बनी, ड्रॉवी है, मतलब मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट चंगा। अब मेरे को फटाफट ड्रॉवी के पॉइंट से बताओ। सर ड्रॉवी ने क्या किया, खरीदा, ठीक है। खरीदने की एंट्री क्या होती है, मेरे पास आया क्या, माल आया, तो मैं माल को माल बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ क्या मेरे पास से कुछ गया, अरे नहीं भाई उधारी में खरीदा है, गया कैसे, कुछ भी नहीं गया। जब कुछ नहीं जाता तो सामने वाले का नाम, कौन है सामने वाला, ड्रॉवर, मतलब मिस्टर ए अकाउंट, बन गया एंट्री, ठीक है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से साइमल्टेनियसली करेंगे। अब स्टोरी का सेकंड पार्ट, सर माल तो बेच दिया, उधारी में भी बेच दिया, पर भरोसा है क्या मेरे को, नहीं है भरोसा। मैं क्या बनाऊंगा, बिल बनाऊंगा, बिल को ड्रॉ करूंगा, ड्रॉवी उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और वो मुझे फिर से ड्रॉवर को लौटा देगा। तो ये पूरी कहानी को बोलते हैं बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्या बोलते हैं सेकंड स्टेप को, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बढ़िया। अब बिल ड्रॉ भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद ड्रॉवर के पास फिर से आ गया, तो ड्रॉवर के पास क्या आया, ड्रॉवर के पास बिल आया। अच्छा ये बिल आया, ड्रॉवर के लिए अभी मैंने बोला था बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी के लिए बिल पेएबल होता है। बढ़िया। मेरे पास ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। बोलो मेरे ड्रॉवर के पास से कुछ गया, नहीं गया सर। जब कुछ नहीं जाता तो सामने वाले का नाम, कौन है सामने वाला, ड्रॉवी मिस्टर बी अकाउंट चंगा, ठीक है। अब ड्रॉवी के पॉइंट से करते हैं। सर ड्रॉवी के पास आ रहा था, पर अभी लास्ट में क्या हो रहा है, वो बिल को एक्सेप्ट करने के बाद दे देता है, तो अभी मैं ड्रॉवी हूं, ठीक है। अभी सब अपन ड्रॉवी है, ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट किया और दे दिया, तो बिल गया, बिल गया। आया कुछ नहीं, जब कुछ नहीं आता तो सामने वाले का नाम, सामने वाले का नाम क्या होगा, इसके लिए मिस्टर है, मतलब ड्रॉवी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल। अच्छा बोलो, इसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, पर इसके लिए क्या होता है, बिल पेएबल टू बिल पेएबल अकाउंट। बढ़िया, अभी तक सही चल रहा है। अब देखो बिल किसके पास है, कहानी के इस स्टेप, इस पड़ाव के बाद हमको पता है कि बिल अभी ड्रॉवर अपने पास लेके रखा है ना। ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया और बिल वापस ड्रॉवर को दे दिया। अभी मैं ड्रॉवर हूं, बिल मेरे पास पड़ा है, ओके। अब मैं तीन चीजें कर सकता हूं। अब है ना, पहला कंडीशन, ये केस है पहला केस, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि देखो मैंने ड्रॉवी को बोला कि यार मुझे 10,000 रुपए तुझसे लेने हैं, तू अभी मत चुका चलेगा, तू मुझे 3 महीने के बाद चुकाना, क्रेडिट पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब है ना, अचानक से 1 महीना बीता और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब मैं ड्रॉवी के पास गया और बोला भाई 3 महीने की जगह पे तू अगर मुझे अभी पैसे चुका पाएगा तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। ड्रॉवी बोलेगा भाई सॉरी, मैं आपको पैसा अभी नहीं चुका सकता, आपने मुझे 3 महीना दिया था तो मैंने मेरे सारे पैसों को दूसरी जगह लगा दिए और अभी मेरे पास पैसे नहीं है आपको चुकाने के लिए, मेरे पास पैसे 3 महीने के बाद ही आएंगे तभी मैं आपको चुका पाऊंगा। ड्रॉवी की तरफ से तो अपने को लटकी मिल गई, अपने को पैसा मिला नहीं। अब मैं ड्रॉवी को कुछ बोल भी नहीं सकता बिकॉज मैंने उसको 3 महीने के लिए जुबान दी है, मैं उससे पैसा नहीं ले सकता। सो यू नो मुझे बड़ा उदास होके, मायूस होके निकलना पड़ेगा वहां से, बट स्टिल मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास एक बिल पड़ा है जिससे मुझे 10,000 मिलने वाले हैं 3 महीने के बाद। मैं वो बिल लेके कहां जाऊंगा, ऐसा मस्त खुलत खुलत के जाऊंगा बैंक के पास। नाउ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि आपके बिल्स को, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ना, बिल्स को डिस्काउंट करता है ना। इसका मतलब क्या होता है, मैं 10,000 का बिल लेके बैंक के पास जाऊंगा, मैं बैंक को ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो बैंक, मुझे 3 महीने के बाद इस बिल से 10,000 रुपए मिलने वाले, पर अगर इसका पैसा तुम मुझे अभी के अभी दे सकते हो तो मेरी मदद हो जाएगी। बैंक बोलेगा अरे जरूर, कस्टमर आए हैं तुम्हारा तो हम काटेंगे, ठीक है क्या, डिस्काउंट, और क्या, लड़की थोड़ी है जो काटेंगे। तो सो क्या हुआ कि मैं बैंक के पास गया और बैंक वाले को बोला कि भाई मेरा बिल ले लो और मुझे दिल दे दो, नहीं पैसा दे दो। बैंक वाला बोलेगा ठीक है मैं देने के लिए रेडी हूं, पर मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो मैं उसमें से कुछ पैसा काट लूंगा डिस्काउंट के तौर पर। अब ये डिस्काउंट है ना, फायदे वाला डिस्काउंट नहीं है, ये बैंक की कमाई वाला डिस्काउंट है। तो मैंने बिल दिया था 10,000 का,
तो मुझे 10,000 मिलने चाहिए ना, नहीं, पर बैंक वाले ने मुझे 9,500 दिए। कितने दिए? 9,500। अब मैंने बोला बैंक वाले से, यार सिर्फ 9,500 क्यों दिए, बिल तो मैंने 10,000 का दिया है। तो बैंक वाले ने मुझे बताया, देख, एक तो मैं तुझे 3 महीने के पहले पैसा दे रहा हूं, जो पैसे बैंक वाले को कब मिलने वाले, 3 महीने के बाद मिलेंगे। तो बैंक वाला बोलेगा कि मेरे को तो 3 महीना रुकना पड़ेगा ना, तो उस रुकने का और साथ ही साथ मैं ये रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। तो ये रिस्क लेने का जो मुझे सर्विस मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए, वो 500 रुपया तो कम से कम मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, और कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तुमको मैं सर्विस दे रहा हूं। तो मैंने बोला चल ठीक है, अभी तू 500 रुपया ले ले और बाकी का 9,500 मुझे दे दे। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब देखो, मैंने जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो बैंक वाले ने मुझे थोड़ा सा पैसा काट के, थोड़ा अमाउंट काट के बाकी का अमाउंट दे दिया। अच्छा, बैंक वाला दे रहा है तो बैंक वाला कभी रोकना नहीं देता, वो अपने अकाउंट में डाल देता है। तो मेरे पास पैसा आया, आया मतलब डेबिट, डेबिट मतलब क्या करूंगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, बरोबर। टू, अब मेरे पास से गया क्या, एक बात बताओ, अगर बैंक वाला मुझे पैसा दे रहा है तो मैं उसको वो बदले में जो बिल होगा मेरे पास 10,000 का, वो उसको दे दूंगा ना, आके ना। तो बस मेरे पास से गया क्या, बिल गया। उस बिल को मैं क्या बोलूंगा, बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। अब है ना, यहाँ पे मैं आपको अमाउंट के थ्रू समझा दो तो एकदम बरोबर समझेगा। मेरे अकाउंट में कितना आया, 9,500, पर मेरे पास से बिल कितने का गया, 10,000 का, बरोबर। क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। जर्नल एंट्री तो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। सर 500 रुपया क्या हुआ, कटा, तो मेरे लिए 500 रुपए का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ऑफ कोर्स नुकसान हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट जो हुआ उससे मेरे को लॉस हुआ, तो मुझे क्या करना होगा, उसको डेबिट 500 रुपए से। अब हो गया ना बैलेंस, अरे हाथ के ना, बढ़िया। अब है ना, अब
नंबर 2 दैट इज ऑनर ऑफ द बिल। ऑनर ऑफ द बिल का बेसिक मतलब होता है चुपचाप पैसा दे दिया, कोई आनाकानी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने अपने ड्रॉवी को जो माल बेचा था उधारी में, अब हम उससे पैसा मांगने जाएंगे। पर पैसा मांगने कब जाएंगे सर? हम पैसा मांगने जाएंगे मैच्योरिटी डेट, जिसको हम ड्यू डेट बोलते हैं, जब पीरियड खत्म हो जाएगा उसको, 3 महीना 2 महीना 4 महीना जो भी दिया होगा, उसके ऊपर 3 दिन ग्रेस डेज भी खत्म हो गए, अब हम पैसा मांगने जाएंगे, सीधी वाली बात है। और ड्रॉवी अपने को नखरे नहीं कर रहा, चुपचाप उसने अपने को जो पैसे बनते हैं चुका दिए। वाओ, बेस्ट, मिरेकल मिरेकल। ओके, सो अब अगर वो पैसा अपने को चुका रहा है तो एंट्री क्या बनेगी? तो उसके अंदर 4 केसेस बनते हैं। तो 4 केसेस क्या है? अब देखो, बिल है ना, हमेशा अपने पास पड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर बिल अपने पास ही, बिल विद अस, तो बिल जिसके पास होगा पैसा मांगने भी वो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस अपन ये देखते हैं कि बिल है ना अपने पास ही है, हमने किसी को भी नहीं दिया। अब किसी को भी दे सकते हैं कि हाँ, अभी अभी हमने पहले एपिसोड 1 में देखा था ना, हम बिल को डिस्काउंट करा सकते बैंक के पास। अगर हमने डिस्काउंट कराया होगा तो बिल किसके पास पड़ा होगा? बैंक के पास पड़ा होगा, ठीक है। अब अगर हमने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया तो बिल किसके पास पड़ा होगा? मिस्टर सी, थर्ड पार्टी के पास होगा। अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हमने बिल किसको दे दिया था? बीएफसी, बैंक ऑफ कलेक्शन को दे दिया था। सो हम बिल को किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। सो पहला केस ये बनता है कि हमने किसी को नहीं दिया, बिल अपने पास ही पड़ा हुआ है। अब अगर बिल अपने पास पड़ा है तो ड्रॉवी से पैसा मांगने भी हम खुद गए, खुद चल के हम मेहनत करके गए, तो पैसा भी तो अपन को ही मिलेगा। तो बोलो पैसा मिल रहा है, ऑनर का मतलब ही होता है पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो बोलो पैसा आया। अच्छा, किस फॉर्म में आया वो बोला नहीं है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि वो रोकड़े में भी आ सकता है, वो बैंक अकाउंट के ट्रांसफर के थ्रू भी आ सकते हैं। तो जो आया मतलब कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात बताओ, अगर कस्टमर पैसा चुका देता है तो उसके बदले में सेलर उसको क्या देता है? बिल देता है ना। तो अगर ड्रॉवी मुझे पैसा दे रहा है तो मैं क्या दूंगा उसको? पूरा का पूरा बिल दे दूंगा वापस से। तो मेरे पास से बिल गया, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, अब है ना ड्रॉवी के पॉइंट से मैं एकदम लास्ट में एंट्री बताऊंगा, एक मस्त ट्रिक दूंगा तुमको, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। सर सेकंड केस में क्या बोल रहा है? बिल बैंक के पास। अब एक बात बताओ, हमने जब बिल, हम बैंक के पास कब होता है बिल? जब हम डिस्काउंट कराते हैं। हमने बिल को डिस्काउंट कराया बैंक के पास। अच्छा, तो इसका पैसा तो बैंक वाला अपने को ऑलरेडी दे चुका है, इतना याद है ना, एपिसोड 1 में अभी देखा था। ओके, तो बिल अगर बैंक के पास है तो ड्रॉवी के पास से पैसा मांगने कौन जाएगा? मैं के बैंक? सर बैंक जाएगा, बहुत बढ़िया। अब अगर बैंक जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ऑनर हो रहा है मतलब पैसा तो मिल गया। अच्छा, तो वो पैसा बैंक वाला खुद के पास रखेगा या मेरे को देगा? सर वो पैसा तो बैंक खुद के पास ही रखेगा, हाँ के ना? यस। तो एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन किन दो लोगों के बीच में हो रहा है? सर ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक वाले के और ड्रॉवी के बीच में। ड्रॉवी पैसा दे रहा है और बैंक पैसा ले रहा है, सिंपल। तो मेरा क्या काम इसके अंदर? मैं तो ड्रॉवर हूं, ड्रॉवर का कोई काम होगा क्या? नहीं। तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, शाबाश। ओके, थर्ड केस। अब शायद बिल ना मेरे पास है ना बैंक के पास है, बिल है किसी थर्ड पार्टी के पास, पेई के पास। तो बताओ पैसा मांगने कौन जाएगा? ऑफ कोर्स पेई जाएगा, थर्ड पार्टी जाएगा। क्या उसको पैसा मिल गया? हाँ जी मिल गया, ऑनर हो रहा है तो मिल ही रहा है। तो क्या वो पैसा मुझे ड्रॉवर को लाके देगा? नहीं लाके देगा, वो अपने पास ही रखेगा। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? ड्रॉवी ने दिया, पेई ने लिया। मेरा क्या काम? मैं तो ड्रॉवर हूं ना। तो मेरी बुक में फिर से नो एंट्री, शाबाश। नो एंट्री हो तो मजा आ जाता है। अब लास्ट आता है बिल बैंक फॉर कलेक्शन। ये तुम लोग दिमाग लगाओ क्या होगा। बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन के पास। तो पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक फॉर कलेक्शन। पैसा मिल गया, ऑनर हुआ मतलब पैसा मिल गया। तो बताओ बीएफसी ये पैसा खुद के पास रखेगा या मेरे को ड्रॉवर को लाके देगा? बताओ। गलत, बिल का पैसा मुझे लाके देगा, क्योंकि बीएफसी है ना मेरे लिए काम कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसके लिए मैंने बीएफसी को ये काम सौंपा था। पर वो काम तो मेरे लिए कर रहा है ना, तो वो पैसा खुद रखेगा या मेरे को देगा? सर मेरे को देगा, बरोबर। अब है ना यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ध्यान से समझना। सर पहले दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि ड्रॉवी ने पैसा दिया किसको? बीएफसी को, ओके, और बीएफसी ने ड्रॉवी को बिल दे दिया। उस ट्रांजैक्शन के बीच में अपन नहीं आ रहे,
ठीक है, तो उस चीज की एंट्री अपने को नहीं करनी। बट सेकेंड अगर अपन उसके अंदर डिटेल में सोचेंगे तो ध्यान से सोचो, बीएफसी के पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, बैंक फॉर कलेक्शन के पास अभी पैसा पड़ा है, बैंक फॉर कलेक्शन क्या पैसा खुद रख रहा है? नहीं, वो अपने को दे रहा है। तो एक बात बताओ, अब अपने को पैसा कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है कि बीएफसी दे रहा है? सर अपने को पैसा तो बैंक फॉर कलेक्शन से आ रहा है, पर अपने पास पैसा तो आया ना? हाँ आया। सर बैंक फॉर कलेक्शन मतलब बैंक ही हुआ, तो वो पैसा रोकड़ा तो नहीं देगा, वो मेरे अकाउंट में डालेगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बताओ मेरे को पैसा ड्रॉवी ने दिया कि बैंक फॉर कलेक्शन ने दिया? बैंक फॉर कलेक्शन ने दिया सर, तो मैं बैंक फॉर कलेक्शन का नाम लिखूंगा कि ड्रॉवी का? सर मैं बैंक फॉर कलेक्शन का नाम लिखूंगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा डीप थिंकिंग करना था। अब है ना, ये सारी एंट्रीज ड्रॉवर के पॉइंट से तो हो गई, अब ड्रॉवी के पॉइंट से सोचो। तुम ड्रॉवी हो, तुम पैसा दे रहे हो, ठीक है, तुमको भी मिल नहीं रहा है, तुम दे रहे हो। अब है ना एक कॉमन सेंस लगाओ, पैसा मांगने के लिए ड्रॉवर खुद आए, बैंक वाला आए, कोई थर्ड पार्टी आए, या खुद बैंक फॉर कलेक्शन आए, सर किसी को भी आने दो, मैं ड्रॉवी हूं, मेरा काम क्या होगा? सर कोई भी पैसा मांगने के लिए आए, मेरा काम है पैसा देना और उसके बदले में बिल लेना। तो अगर ड्रॉवर आएगा तो भी मैं पैसा दूंगा और बिल लूंगा, बैंक वाला आएगा तो भी यही करूंगा, मैं थर्ड पार्टी आएगा तो भी पैसा दूंगा बिल लूंगा, और बीएफसी आएगा तो भी पैसा दूंगा बिल लूंगा। मतलब चारों केसेस के अंदर ड्रॉवी का तो एक ही काम है ना। तो एक काम करते हैं ना, चारों केसेस में ड्रॉवी की एक सिंगल एंट्री कर देते हैं और वो एंट्री सब में छाप देंगे, है ना। एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम सीखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। तो अभी तक कहानी अपनी कहां पहुंची थी कि हमने बेसिक एंट्रीज देख ली, उसके बाद एक केस ये देखा कि शायद ड्रॉवी ने चुपचाप पैसे दे दिए, मतलब हो गया ऑनर, ठीक है। ऑनर छोड़ दो अभी, अब सपोज कि ड्रॉवी के पास जब हम पैसा मांगने जाए और वो अपने को धोखा दे दे, अपने को हकाल दे और बोले कि पैसा नहीं है, मैं तुमको पैसा नहीं चुका सकता। तो सर जब भी ड्रॉवी अपने को ये बोले कि उसके पास पैसा नहीं है और वो अपने को पैसा नहीं चुका सकता, या तो फिर वो अपने सामने रोए गिड़गिड़ाए और बोले कि भाई मुझे थोड़ा पीरियड और चाहिए पैसे चुकाने के लिए, थोड़ा वक्त, थोड़ी और मोहलत दे दो, हम उस केस को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। सर डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि पैसा मांगने गए पर मिला ही नहीं। ओके, अब डिसऑनर के लिए एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक है इस सारी एंट्रीज को लर्न करने के लिए, ठीक है। सो देखो क्या ट्रिक है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा हमेशा, ड्रॉवी अकाउंट को हमेशा डेबिट करो। क्या करो? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मेरे साथ बोलो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हमेशा, ठीक है। टू टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, यदि नाम नहीं किसी का, बीआर सहारा है उसी का। मतलब क्या? सर देखो ड्रॉवी को आप हमेशा क्या करोगे? डेबिट। अब उसके अलावा अगर बिल जिसके पास भी, अगर बैंक के पास है, मिस्टर थर्ड पार्टी के पास है, या तो फिर बीएफसी के पास है, उसका नाम अपने लिए खास है। खास क्यों है? क्योंकि उसका नाम उठा के अपन लिख देंगे। और सपोज कि बिल किसी के पास नहीं, अपने खुद के पास ही है, तो खुद का नाम तो अपन अपनी बुक्स में नहीं लिखते ना, तो खुद का नाम अगर नाम ही नहीं है, नाम नहीं किसी का, तो क्या है? बीआर। बीआर का मतलब होता है बिल रिसीवेबल बनेगा अपना सहारा, ठीक है। तो बोलो एक और बार वापिस से, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हमेशा होगा। टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, नाम नहीं किसी का, तो बीआर मतलब बिल रिसीवेबल सहारा है उसी का। शाबाश। अब ना एंट्री करते हैं, 2 मिनट की एंट्री फटाफट खत्म हो जाएगी। तो ड्रॉवर के पॉइंट से अब बनेंगे इसके अंदर 4 केसेस। हमने ऑनर के अंदर अभी अभी देखे थे 4 केस, वो सेम 4 केस यहां पर भी है।
बिल किसी के पास भी हो सकता है, बिल मेरे खुद के पास भी हो सकता है, बैंक के पास भी हो सकता है, थर्ड पार्टी या तो फिर बीएफसी के, ये चार में से और किसी के पास नहीं होगा। ये चार केस बनते हैं। अब सपोज कि बिल मेरे पास है तो मैं खुद जाऊंगा ड्रॉवी से पैसा मांगने और खुद बेइज्जती करवा के आऊंगा क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो एंट्री का ट्रिक क्या बोलता है कि ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट करो हमेशा। ड्रॉवी कौन है? मिस्टर बी, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक बात बताओ, नाम है क्या खुद की बुक में? खुद का नाम कभी नहीं लिखते, शर्म आती है ना अपने को, तो अपन क्या करते, उसका किसका सहारा लेंगे? बीआर मतलब बिल रिसीवेबल का सहारा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। शाबाश, ठीक है। ड्रॉवी के पॉइंट से एकदम लास्ट में, हाँ जैसे ऑनर में था ना वैसे यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। ओके, सो यहाँ पे अभी बिल विथ बैंक है। अब है ना बिल विथ बैंक है तो पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक वाला जाएगा, तो उसको मिलेगा नहीं सर, वो भी बेइज्जती करवा के आ जाएगा। अब ऑनर के अंदर तो एंट्री नहीं होती थी, नो एंट्री लिख के आता था, पर डिसऑनर में एंट्री जरूर होगी। एंट्री क्या होगी सर? वही ट्रिक वही है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट है तो वापस से अपन को ड्रॉवी मतलब मिस्टर बी को क्या करना है? डेबिट करना है। टू, अब बिल है जिसके पास, अब बिल किसके पास है सर? बिल बैंक के पास है, नाम है उसका खास, मतलब हम उसका खास नाम उठा के यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट, खत्म। मतलब जिसके पास बिल है ना उसका नाम उठा के यहाँ पे लिख देगा, एंट्री तुम्हारी बन गई, झकास। ओके, थर्ड एंट्री, बिल अभी थर्ड पार्टी के पास है तो बोलो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बोले तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू। बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, तो बिल जिसके पास है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को मिस्टर सी बोलते हैं ना, तो इधर लिख देता हूं टू मिस्टर सी अकाउंट, खत्म, एंट्री खत्म, इतनी है। अब लास्ट वाला, बिल है किसके पास? बीएफसी, तो वही ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू। बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, बिल किसके पास है? बीएफसी, तो यहाँ पे पूरा लिखने का टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, झकास। सर ड्रॉवर की सारी एंट्रीज बन गई, अब हम करेंगे ड्रॉवी की एंट्री। सर ड्रॉवी की एंट्री में एक मस्त ट्रिक, ये जो पहली वाली एंट्री है ना उसका उल्टा कर दो। क्या कर दो? पहली वाली एंट्री का उल्टा। बोलो उल्टा क्या होगा? यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट है तो वहां पर बिल डेबिट होगा, पर बिल रिसीवेबल नहीं होगा, बिल पेएबल होगा, क्योंकि ड्रॉवी के लिए बिल पेएबल होता है। सो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, शाबाश। टू, सर यहाँ पे मिस्टर बी को डेबिट किया था तो उसका क्रेडिट यहाँ पे क्या करेंगे? मिस्टर ए, तो मिस्टर टू मिस्टर ए अकाउंट। सर डिसऑनर के अंदर, ड्रॉवी के अंदर ये एंट्री इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए भी सेम टू सेम एंट्री, थर्ड केस के लिए भी सेम टू सेम एंट्री और फोर्थ केस के लिए भी सेम टू सेम एंट्री। मतलब ड्रॉवी के बुक में कोई भी केस आने दो, आपको बस यही एंट्री करनी है और आपका काम खत्म। इससे ज्यादा सिंपल तो मैं बना के, आप कोई भी बना के नहीं दे सकता। एकदम इजी बन गई है एंट्री, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एपिसोड नंबर 4। अब तुम बोलोगे सर ये तो पूरा एज इट इज एपिसोड 3 लिखा हुआ है आपने, इसमें चेंजेस क्या है? तो ध्यान से देखिए हेडिंग इसकी। सर हेडिंग भी तो सेम ही लग रही है, एपिसोड 4 डिसऑनर ऑफ बिल, ये तो सेम टू सेम ही है। अब है ना मैंने डिसऑनर के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने डिसऑनर के दो पार्ट्स को दो अलग एपिसोड में बांट दिया ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक डिसऑनर हमने जो अभी किया था उसके अंदर नोटिंग चार्जेस नाम की कोई चीज नहीं थी, और अब जो हम डिसऑनर कर रहे हैं उसमें नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा ये सेम टू सेम डिसऑनर ही है, बस ये नोटिंग चार्जेस की वजह से इसको एक अलग एपिसोड बनाना पड़ा। वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि अगर डिसऑनर समझ गया ना एपिसोड 3 तो एपिसोड 4 कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नोटिंग चार्जेस क्या होता है? देखो जब भी आपको कोई ड्रॉवी पैसा देने से ना करता है ना तो आपको उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक, या नोटरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है उसका? नोटरी, ठीक है। अब ये नोटरी के पास जाके आपको एक एनसी लिखवानी पड़ती है, और वहां पे एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं हम नोटरी पब्लिक ऑफिसर। क्या बोलते हैं हम उसको? नोटरी पब्लिक ऑफिसर। सो बेसिकली उसके पास ये लिखवाना, एनसी लिखवाने का मतलब क्या होता है कि हम एक रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि इस ड्रॉवी ने हमारा पैसा नहीं दिया था, हमने उससे एक बार मांग लिया है, अब हम उसको एक और मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सेकेंड मौके में भी नहीं देता है पैसा तो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी और उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए मदद करेगी। सो ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए नोटरी पब्लिक ऑफिसर कुछ फीस चार्ज करता है,
और उसकी जो फीस होती है उसी को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या होता है उसको? नोटिंग चार्जेस। अंडरस्टूड? एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ये जो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते हैं आपको कि जो लीगल डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है। और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या होता है? वो नोटरी होता है। और उसकी जो फीस होती है हम उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्लियर? चलो अब है ना, एंट्रीज के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? सर चार जो केस होते हैं वो केसेस सेम है, बस केस में आप देखो चेंज क्या हो गया, बिल विद असेट डिसऑनर था, और अब क्या हो गया है? नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। हर जगह पे नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, नोटिंग चार्जेस इनकर्ड आ गया। तो एंट्रीज, सर एंट्रीज जो डिसऑनर की होती है ना, मैं ट्रिक क्या दिया था बोलो फटाफट? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा हमेशा टू बिल है जिसके पास नाम है, उसके नाम है उसका खास, यदि नाम नहीं किसी का, बीआर बिल रिसीवेबल सहारा है उसी का। ये ट्रिक सेम टू सेम यहां पर लगेगी। देखो एंट्रीज एज इट इज सेम टू सेम लिखी हुई है मैंने, कोई चेंजेस नहीं किया। जब नोटिंग चार्जेस आएगा ना तो हर एंट्री के अंदर बस एक छोटा सा माइन्यूट चेंज होगा। तो हम पहली एंट्री देखते हैं, बिल विद अस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। जब भी बिल अपने पास होगा, याद रखना, ध्यान से सुनना, जब भी बिल अपने पास होगा तो आपको नोटिंग चार्जेस को अलग से शो करना है। क्या करना है आपको? नोटिंग चार्जेस को अलग से शो करना है। कहां पे शो करना है सर? क्रेडिट साइड पे। आप दो चीज लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, या तो फिर आप लिख सकते हो टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या लिख सकते हो आप? टू कैश और बैंक अकाउंट। इन दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे इट्स ओके, मार्क्स वो के वही मिलने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा है ना 10,000 का बिल था और उसके ऊपर मेरे को नोटिंग चार्जेस लग गए 350 रुपए, बरोबर? तो अब यहाँ पे कैसे होगा सर? बिल रिसीवेबल मेरा 10,000 का था तो मैं 10K लिख रहा हूँ, मेरा नोटिंग चार्जेस मेरे को 350 रुपया लगा, तो दो चीज क्रेडिट हो रही है, दो चीज क्रेडिट हो रही है। ओके बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा होता है उसको उठाता कौन है? सबसे बड़ा सवाल। सर नोटिंग चार्जेस का जो पैसा होता है ना वो ड्रॉवर अभी पे करता है, बट ये ड्रॉवर जो पैसा अभी पे कर रहा है ना नोटिंग चार्जेस का, वो किसके वजह से हुआ? सर ये खर्चा ड्रॉवर को इसके लिए करना पड़ा क्योंकि ड्रॉवी ने मुझे सही वक्त पर पैसा नहीं दिया। तो असली में ये खर्चे का बोझ किस पर जाना चाहिए? ड्रॉवी पर। सो ड्रॉवर क्या करता है? अभी के लिए तो पैसा दे देता है पर बाद में ड्रॉवी से इस पैसे को वसूल करता है। तो बताओ, अब मुझे पहले तो ड्रॉवी से 10,000 लेने थे और उसके बाद अब 350 का और एक्स्ट्रा खर्चा आया, तो अब मैं ड्रॉवी मतलब मिस्टर बी से कितना रुपया वसूल करूंगा? 10,350 रुपया वसूल करूंगा। अंडरस्टूड क्या? ठीक है। अब सर नोटिंग चार्जेस को अलग से बताया क्रेडिट साइड पे, बढ़िया। अच्छा अब एक और जगह होती है जहां पे आप उसको अलग से बताओगे। तो वापिस से बोल रहा हूं, जब बिल अपने पास हो या फिर बिल बीएफसी के पास हो, तो बेसिकली फर्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री, क्या करने का? फर्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री के अंदर नोटिंग चार्जेस को आप अलग से बताओगे। सो लास्ट एंट्री मतलब बीएफसी वाली जो एंट्री है उसमें भी आप नोटिंग चार्जेस को अलग से शो करोगे। अंडरस्टूड? ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जब बिल अपने पास है तो भी पैसा डायरेक्टली अपने को मिलने वाला है, और बिल जब बीएफसी के पास है तो भी घूम फिर के पैसा अपने को मिलने वाला है। इसके लिए हम नोटिंग चार्जेस को अलग से शो करेंगे। क्लियर है बात? अब बचे कुछ बीच के दो केस। बिल जब बैंक के पास होगा या बिल जब थर्ड पार्टी मिस्टर सी के पास होगा तब आप नोटिंग चार्जेस लगेगा जरूर, पर उसको अलग से शो नहीं करोगे। आप क्या करोगे ना, आप करोगे ऐड टू द बिल अमाउंट। आप क्या करोगे? ऐड टू द बिल अमाउंट। इसके अंदर भी मैं वही लिख रहा हूं, ऐड टू द बिल अमाउंट। अब इसका मतलब क्या होगा? सो सपोज मेरा बिल 10,000 का है और उसमें 350 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे, तो आप है ना ये जो एंट्री है ना उसको एज इट इज रखोगे और डायरेक्टली 10,350 डेबिट 10,350 क्रेडिट करके लिख दोगे। कोई एक्स्ट्रा अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो बिल था 10,000 का उसी में आपने नोटिंग चार्जेस को ऐड कर दिया और लिख दिया। अब सर जब थर्ड पार्टी के पास होगा तभी भी आपको सेम टू सेम चीज ही करनी है। सो वापस से फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री में नोटिंग चार्जेस अलग से क्रेडिट साइड पे शो करना है, और सेकंड और थर्ड एंट्री के मतलब बैंक में और थर्ड पार्टी के पास होगा तब आपको नोटिंग चार्जेस का अमाउंट बिल के अमाउंट में ही ऐड कर देने का है। इजी। अब आते ड्रॉवी के रूप में।
सर ड्रॉवी के पॉइंट से अगर डिसऑनर हो रहा है और साथ में नोटिंग चार्जेस का खर्चा भी लग रहा है ना, तो क्या करने का था? पहली एंट्री डिसऑनर में हम क्या करते थे? पहली एंट्री का उल्टा करते थे। तो यहाँ पर भी पहली एंट्री का उल्टा करेंगे। सर बाकी सारी एंट्रीज तो सेम है। ये जब नोटिंग चार्जेस उसका क्या होगा? ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस क्रेडिट हो रहा है, तो ड्रॉवी के बुक में नोटिंग चार्जेस क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। अब ड्रॉवी के बुक में कोई भी केस आने दो, ये चारों में से कोई भी केस आने दो, यही एंट्री इधर 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 चारों जगह पे सेम एंट्री ठोकनी है। इजी ना? एकदम इजी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एपिसोड नंबर 5 का टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? रिन्यूअल ऑफ बिल। तो कहानी के अंदर हम अब आगे बढ़ चुके 5वें एपिसोड पे। अब 5वें एपिसोड में हो क्या रहा है? हमने अभी तक देखा कि बिल डिसऑनर हो रहे। बिल डिसऑनर हो रहे मतलब हमने उससे एक बार पैसा मांगा, उसने हमको नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया, मतलब पैसा देने से इनकार कर दिया और गिड़गिड़ाया भाई कि यार मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो पैसा चुकाने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसको थोड़ी और मोहलत दे रहे हैं पैसा चुकाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी और मोहलत दे रहे हैं उसको चुकाने के लिए, तो उसको ही बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। मतलब हम उसका बिल को रिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं उसके क्रेडिट पीरियड को। हम उसका पीरियड एक्सटेंड करके उसको बोला जाएगा रिन्यूअल। अब है ना, अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स देखे, हमने सबके अंदर केसेस देखे थे, 4 केस बनते। पर हम जब रिन्यूअल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे केस नहीं होते, स्टेप्स होते। कितने स्टेप्स होते? वही 4 स्टेप। और ये स्टेप्स आपको लाइन वाइज जाना है कंपलसरी। क्या बात? लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो जब भी आपको रिन्यू वर्ड दिख जाए ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको याद करने तुरंत 4 स्टेप्स। पहला कैंसलेशन, दूसरा पार्ट पेमेंट, तीसरा इंटरेस्ट चार्ज, चौथा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सो वापिस से वो 4 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले बिल को कैंसिल करो। अब देखो, नई गर्लफ्रेंड पटाते हो तो पुरानी वाली से पहले ब्रेकअप करते हो ना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ कैसनोवा, एक साथ 10-10 घुमा रहे हो तो अलग बात है। हम तो कैसे बोले बेचारे, एक पड़ती नहीं है 10 की तो दूर की बात है। तो कैसा है कि हमारे जैसे थोड़े लॉयल लड़के जो होते हैं, वो क्या करते हैं? अगर नई लड़की पटा रहे हैं तो पुरानी वाली को वटाएंगे ना। मतलब अब या फिर लड़कियों के लिए, आई एम नॉट वो लड़कियों के खिलाफ कुछ भी, अगर लड़कियों के लिए भी अगर नया बॉयफ्रेंड बना है तो पुराना वाला तो रफा दफा करोगी कि नहीं करोगी? ठीक है, तो यहाँ पे वही है। आप जब उसको बिल बढ़ा के दे रहे हो, पीरियड बढ़ा के दे रहे हो, तो जो पुराना बिल था पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। पुरानी बातों को मिट्टी डालो, सिंपल। सेकंड स्टेप, अब हम उसको ना एक मौका देंगे और बोलेंगे देख भाई, मुझे तुझसे जितना भी लेना है, अगर उसमें से तू थोड़ा बहुत भी अभी पे कर सकता है ना, तो पहले वो पे कर दे। तो फॉर एग्जांपल मुझे मेरे ड्रॉवी से 10,000 रुपए लेने थे, और मैं उसको बोलूंगा भाई 10,000 में से 2,000, 3,000, 1,500, 5,000 जो तो अभी पे कर सकता है वो पे कर, उतना तो पे कर, पूरा मत कर पर उतना तो पे कर भाई, थोड़ा तो दे। सो अगर उसने थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया तो उसको बोला जाएगा पार्ट पेमेंट। अब आता है इंटरेस्ट चार्ज। अब है ना, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो तुम बोलोगे ब्याज कहां से आ गया इधर? अब देखो, जब भी उधारी का ट्रांजैक्शन होता है ना, तो जो पहली उधारी होती है वो ब्याज फ्री होती है, इंटरेस्ट फ्री होती है। इसके लिए तो जब हमने उसको पहली बार 3 महीने का या 4 महीने का जो भी पीरियड दिया होगा, उस पे हम उससे 1 भी रुपया ब्याज नहीं लेते, हम उसको फ्री में क्रेडिट देते हैं और वेट करते हैं उतने पीरियड तक पैसा आने का। और अगर उसने उतने पीरियड में अपन को पैसा चुका दिया तो वो 3-4 महीना जो हमारा वेट हमने किया उसमें से कुछ ब्याज लेते नहीं है। तो जब फर्स्ट उधारी होती है नो ब्याज, ब्याज फ्री उधारी होती है। पर जब हम एक बार पैसा मांगने के बाद, पीरियड देने के बाद भी वो नहीं चुका रहे पैसा, अब हम उससे जितना भी पीरियड एक्सटेंड होगा ना, उसका क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। और बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी मैं तेरे लिए 3-4 महीना वेट किया, अब अगर और वेट करूंगा तो जितना वेट करूंगा उतना ब्याज तेरे से काटूंगा। सिंपल सी बात है, मारवाड़ी हूं भाई मैं तो, ब्याज के मामले में एकदम पक्का। ठीक है, अब चौथा, अब देखो ये ब्याज और नया जितना भी अमाउंट अब बच रहा है उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक नया फ्रेश बिल तैयार करूंगा। ठीक है, सो आपको 4 स्टेप्स याद रखनी है, 4 केस नहीं स्टेप्स है, और स्टेप बाय स्टेप आपको रिन्यूअल की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कैंसिलेशन। सर कैंसिलेशन की पता है एंट्री क्या होती है? हमने अभी 2 एपिसोड पढ़े थे, 3rd एपिसोड और 4th एपिसोड, और दोनों ने क्या पढ़ा था? डिसऑनर।
सर कैंसलेशन का मतलब ये होता है डिसऑनर। तो डिसऑनर की एंट्री कौन सी होती है सर? डिसऑनर में 4 केस होते हैं, हमने अभी देखे थे। तो वो जो केस बनता है क्वेश्चन के हिसाब से, आपको वो केस के हिसाब से एंट्री कर देनी है। सर कौन सी एंट्री करनी है? अरे अभी तो दी थी मैंने थर्ड और फोर्थ एपिसोड में। बस वो एंट्री में से जो केस बनती है वो एंट्री यहाँ पे तुमको कर देनी है। तो इसके लिए कोई अलग एंट्री मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एंट्री अभी पीछे के एपिसोड में दे चुका हूँ। तो जो उसके अंदर से केस बनता है वो एंट्री तुमको यहाँ पे ठोकनी है। अंडरस्टूड? अब आता है सेकेंड केस। सर सेकेंड में जब आपको पार्ट पेमेंट मिल रहा है तो एंट्री कैसे याद रखने का? एंट्री याद रखने का, पैसा टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू पैसा। क्या याद रखने का? पैसा टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू पैसा। तो पैसा मतलब क्या? कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब क्या नाम है? मिस्टर बी अकाउंट। और यहाँ पे क्या बोला? ड्रॉवर टू पैसा, ड्रॉवर मतलब मिस्टर ए अकाउंट। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब कॉमन सेंस लगाओ, ड्रॉवर के पास पैसा आ रहा है, इसके लिए कैश बैंक अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। क्या ड्रॉवर के पास से कुछ जा रहा है? नहीं। जब कुछ नहीं जाता तो क्या करते? हम सामने वाले का नाम लिखते। इसके लिए सोचो, क्या इसके ड्रॉवी के पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, इसके लिए सामने वाले का नाम। अच्छा जा क्या रहा है? पैसा, इसके लिए कैश बैंक को क्रेडिट कर दिया। सिंपल। अच्छा अब इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, इसके लिए याद रखने का DID मतलब DIID, DIID। सर DIID का ये क्या? DIID मतलब क्या? सर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी मतलब मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और आईडी, आईडी का मतलब इंटरेस्ट अकाउंट। इसका उल्टा मारो यार, सिंपल। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इसमें ड्रॉवी नहीं होता, इसमें ड्रॉवर होता है। तो मिस्टर ए अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होता है? सर ड्रॉवर इंटरेस्ट मतलब ब्याज चार्ज कर रहा है, तो ड्रॉवर के लिए तो इनकम होगी, प्रॉफिट होगी ना उस ब्याज से। क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स एंड प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए इंटरेस्ट को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। शाबाश। अच्छा आ कुछ भी नहीं रहा है मेरे पास, इसके लिए सामने वाला जो ड्रॉवी है उसको कर दिया डेबिट, और इसी का उल्टा है ये। सिंपल। अब आते हैं लास्ट। अब ये वाली एंट्री तो तुमको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, तुम ही बता सकते हो। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब नया बिल बन रहा है, इसके लिए वर्ड आया न्यू, ठीक है। अब है ना, ये न्यू हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, एपिसोड 1 याद करो, एंट्री नंबर 2। बिल बनाया था, ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ, है ना। अरे वो सेम टू सेम एंट्री है। तो एंट्री क्या बनती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। और यहाँ पे क्या बनेगा? ड्रॉवर अकाउंट मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट। बस सिंपल था ना एपिसोड 5। बेसिकली रिन्यूअल है, रिन्यूअल के 4 स्टेप, कैंसिलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज एंड न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सो एपिसोड 6 पे आ गए और बहुत जल्दी ये एपिसोड सारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब 2 एपिसोड बचे और बहुत शॉर्ट एपिसोड है, ठीक है। सो नया एपिसोड जो एपिसोड 6 दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो थोड़ा और सब्र रखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर यहां तक आपने इतना वीडियो देख लिया मतलब यू आर वेरी वेरी अटेंटिव और आप लोग को बोर्ड्स में स्कोर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एफर्ट्स, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब आता है रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट वर्ड का मतलब पहले समझ लो। इसका मतलब होता है कि ड्यू डेट के पहले ही, ड्यू डेट के पहले अगर ड्रॉवी ने मेरे को पैसा चुका दिया ना, मैं उसको क्या बोलूंगा बिडू? मैं उसको बोलूंगा रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब क्या? वापस से एग्जांपल लेते। मैंने मेरे ड्रॉवी के ऊपर 1 जनवरी को बिल बनाया, 1 जनवरी 2023 को बिल बनाया। 3 मंथ्स का मैंने उसको पीरियड दिया और मुझे उससे 1 लाख रुपए लेने। कितने रुपए लेने हैं उससे? 1 लाख रुपए लेने। अब है ना, मैंने उसको 3 महीने का पीरियड दिया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने खत्म, और उसके ऊपर मैं और 3 दिन गिनूंगा तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। मेरा ड्यू डेट क्या बनता है? 3 अप्रैल बनता है 2023, बरोबर। मतलब मेरे ड्रॉवी के पास 3 अप्रैल तक का वक्त है
कि वो मुझे 3 अप्रैल तक 1 लाख रुपए चुका सकता है। तो मैं उसको 3 अप्रैल को फोन करूंगा, भाई लाख रुपया आपने क्या क्या रे आपसे कब देने वाले हैं तू, ठीक है। उसके पहले तो नहीं, पर है ना मेरा ड्रॉ भी बड़ा अच्छा था, देव मानुस था, मतलब ऐसा आदमी था जिसने मेरे को बहुत चक्का कर दिया। मतलब वो 1 महीने पहले है मेरे पास 1 मार्च को आ गया, 1 मार्च 2023 को आया और बोला ले भाई तेरा 1 लाख रुपया पूरा ले ले, मैं अभी के अभी चुकाने के लिए रेडी हूं। मैं शॉक, मैं माथे पे चौंक गया कि हाई ला ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब ड्यू डेट के पहले, मेरा ड्यू डेट 3 अप्रैल का है, वो मेरे को 1 मार्च के लिए पूरा पैसा चुकाने के लिए रेडी। वाह। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला तू मेरे को भाई अगर इतना जल्दी पैसा चुका रहा है ना तो मैं पैसा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं खुशी से तुझे थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब ड्यू डेट तो अभी दूर है, पर उसके पहले ही कोई अगर अपन को पैसा चुका देता है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अब एंट्री क्या बनती है, तो देखो अब है ना मेरे को मेरे ड्रॉवी से 1 लाख रुपए लेना था, पर खुशी के मारे मैंने उसको है ना 10% डिस्काउंट दे दिया। तो अब एंट्री देखो क्या बनेगी सर, एंट्री मस्त बन जाएगी, सिंपल सी। सबसे पहली बात तो मेरे पास पैसा आ रहा है, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। अरे हाँ के ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इसको रखते हैं 2। अब देखो कोई अगर मुझे फुल एंड फाइनली पैसा दे रहा है तो मैं उसको क्या दे दूंगा बदले के अंदर, सर मैं उसको दे दूंगा बिल। सिंपल सी बात है, तो पैसा आया और मेरे पास से बिल गया, सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब एक बात बताओ, बिल कितने का था सर, बिल था मेरा 1 लाख रुपए का, हाँ के ना, और उसने मुझे चुकाया कितना, तो मैंने ना उसको 1 लाख रुपए पे 10% डिस्काउंट दे दिया खुशी से, क्योंकि जल्दी चुकाया ना वो। 1 लाख पे 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। 10,000 काट दो 1 लाख में से तो बचेगा 90,000। 90,000 रुपया मेरे पास आया, अब बचा 10,000। अब वो जो 10,000 है वो मेरे लिए क्या हुआ, नुकसान के फायदा, ऑफ कोर्स नुकसान मतलब डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट। पर डिस्काउंट का एक और नाम होता है, तो आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक्स के अंदर है ना, या बहुत सारी जगहों पर डिस्काउंट को एक और तरीके से बोला जाता है, दैट इज रिबेट। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड। अब हो गया ना बैलेंस, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अरे समझा क्या। अब ड्रॉवी के पॉइंट से ध्यान से सोचना क्या हो रहा है सर, ड्रॉवी के पास बिल आया, पैसा गया, सिंपल। तो उसके पास क्या हो रहा है, बिल आया मतलब बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हुआ। टू उसके पास से क्या गया, पैसा गया, सो टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, उसके पास बिल कितने का आएगा सर, बिल तो 1 लाख रुपए का था, तो उसके पास 1 लाख रुपए का बिल आ गया, और उसके पास से एक्चुअली में पैसा कितना जा रहा है सर, पैसा तो खाली 90,000 जा रहा है, सो इधर 90,000। अब एक बात बताओ, 10,000 का डिस्काउंट से हमको ड्रॉवर को तो नुकसान हुआ था, तो पर ड्रॉवी को तो 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट। नुकसान हुआ था तो डिस्काउंट को किया था डेबिट, इसको फायदा हुआ तो डिस्काउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। डिस्काउंट की जगह पे रिबेट भी लिख सकते हैं, कितने का, 10,000 का। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। क्या बोल रहे हो सर, खत्म? हाँ, एक ही एंट्री थी, एक एंट्री के लिए हमने अलग एपिसोड बनाया था ताकि समझ में आ सके। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एपिसोड नंबर 7, द लास्ट एपिसोड, और इसी के साथ हमारी वो जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे हम अंत करेंगे, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर हमने एपिसोड 6 में देखा कि कुछ देव मानुस होते हैं जो पीरियड के पहले ही आके पैसा चुका देते हैं, पर कुछ ढीठ मानुस भी होते हैं जिनको हमने एक मौका दिया, बिल उन्होंने पैसा चुकाया नहीं, फिर हमने उनका बिल को रिन्यू किया और एक और मौका दिया, दूसरा मौका दिया। अब अगर दूसरे मौके के बाद भी कोई व्यक्ति पैसा नहीं चुकाएगा तो उसको मैं ढीठ नहीं बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा, सिंपल। देखो हमेशा है ना, ट्रेडिंग का रूल होता है, एक बार आपने मौका दिया तो रिन्यूअल बोला जाएगा, पर जब दूसरी बार भी उसने सेम, अब देखो दूसरी बार का मतलब क्या है, मैंने दूसरी बार ड्रॉवी के पास पीरियड दिया, और दूसरी बार पीरियड देने के बाद भी अगर उसने मेरे को बोल दिया कि भाई मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पास नहीं है, तो मैं मार्केट में ये डिक्लेयर कर दूंगा कि ये व्यक्ति, ये कंपनी इनसॉल्वेंट है। क्या है, इनसॉल्वेंट। और इस इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, नल्ला है।
वो कंपनी नल्ली है या वो व्यक्ति नल्ला है और वो पैसा नहीं चुका सकता, वो अपने सिर पर जितनी लायबिलिटीज है, बोझ है, वो नहीं चुका सकता। अब अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि दैट यू आर इनसॉल्वेंट, तो मार्केट में सबसे पहले तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो आपके सारे के सारे असेट्स, प्रॉपर्टीज और सब कुछ नीलाम हो जाएंगे और सारे के सारे जो लेनदार है ना, वो आपके सारे प्रॉपर्टीज और असेट को ऑक्शन करके जो पैसा बन पड़ता है निकाल सकते, निकाल लेंगे। आप ठन ठन गोपाल। तो हमेशा व्यवहार बना के रखो। अब देखते हैं इनसॉल्वेंसी के अंदर होता क्या है। तो सर इनसॉल्वेंसी के अंदर भी स्टेप्स होते हैं। जैसे रिन्यूअल के अंदर 4 स्टेप्स थे ना, और आपको चारों स्टेप्स करने जरूरी थे, केस नहीं थे। वैसे इनसॉल्वेंसी में भी स्टेप्स होते हैं, पर आधे ही होते हैं, मतलब 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, जैसे रिन्यूअल के अंदर हम जब बिल को बना रहे थे, नया बना रहे थे, तो पुराने वाले बिल को क्या करना पड़ा था हमको, पहले कैंसिल। वैसे ही अब दूसरी बार बंदे ने पैसा देने से इनकार कर दिया। सर बंदे ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो पहले मुझे क्या करना होगा, उस पुराने वाले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप आपका यही बनेगा, कैंसिलेशन ऑफ द बिल। सर कैंसिलेशन ऑफ द बिल का मतलब मैंने क्या बताया था, डिसऑनर। सर डिसऑनर तो एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी डिसऑनर का जो केस बनता है, उस एपिसोड से वो केस की एंट्री को उठाना है आपको और यहाँ पर एज इट इज डाल देना। तो इसकी कोई अलग एंट्री नहीं है, एज इट इज वो की वही एंट्री जो तुमने एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में पढ़ी थी। जो केस बनता है डाल दो वहां पर। अब एक ही एंट्री है एंड दैट इज द इनसॉल्वेंसी एंट्री। तो सर इनसॉल्वेंसी का पूरा सिनेरियो कैसा होगा, मेरा एक दोस्त है, मैंने मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए उधारी दिए थे। मैंने उसको 3 महीने का पीरियड दिया। वो 3 महीने के पीरियड के बाद मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को पैसा लौटा। उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और 3 महीने दे। मैंने बिल को रिन्यू किया और उसको और 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, अब जो और 3 महीने दिए उसमें मैंने ब्याज भी लगाया, क्योंकि रिन्यूअल में तो यही होता है। अब जो अगले 3 महीने थे वो भी खत्म हो गए। अब अगर वो भी खत्म हो गए तो मैंने उसको बोला कि पैसा दो। उसने बोला मैं फिर से तेरे पैसे नहीं चुका सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं उसको क्या कर दूंगा, इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दूंगा, ताकि उसके घर बार को सबको मैं नीलाम कर सकूं। अब उसके घर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एस्टेट्स को सबको नीलाम करके 1 लाख में से मेरे 30,000 रुपीस वसूल हो पाए। कितने वसूल हो पाए, 30,000। मतलब थोड़े पैसे मेरे पास आ गए, पर उसके ऊपर के जो 70,000 थे, क्या वो मुझे मिले? नहीं मिले। तो वो मेरे लिए क्या होगा, अकाउंटिंग भाषा में जो डेटर्स आपको पैसा नहीं देते आप उसको क्या बोलते हो, बैड डेट्स। 1 नंबर। तो ये आप देखो, आपके पास 30,000 मतलब कुछ तो पैसा आया ना, तो आप उसको क्या करोगे, कैश। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब बाकी का क्या होगा सर, बाकी का जो 70,000 था वो तो मेरे को मिला ही नहीं। नुकसान को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो मैं बैड डेट्स को भी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसने मुझे पूरा पैसा चुकाया? नहीं चुकाया, तो क्या मैं उसको बिल दूंगा? कभी नहीं। जब तक ड्रॉवी पूरा पैसा नहीं चुकाता मैं उसको बिल दूंगा नहीं। तो फिर क्या करूंगा, मेरे पास से कुछ गया क्या? नहीं। जब कुछ जाता नहीं तो क्या करते हैं, हम सामने वाले का नाम लिखते। सामने वाला कौन है, मिस्टर बी। तो टू मिस्टर बी अकाउंट। शाबाश। अब ड्रॉवी के पॉइंट से यही एंट्री। तो बताओ ड्रॉवी के पास आया क्या? सर ड्रॉवी के पास कुछ नहीं आया, पूरा पैसा नहीं चुकाया, तो बिल थोड़ी आने वाला है। कुछ आया ही नहीं, तो सामने वाले का नाम, टू मिस्टर ए अकाउंट। तो मिस्टर ए अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू। सर गया क्या, थोड़ा बहुत पैसा तो गया ना, थोड़ा बहुत 30,000 तो ड्रॉवी ने अपने को दिया था, तो टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सर जो पैसे ड्रॉवर के लिए नुकसान हो गए, बैड डेट्स हो गए, सर वो पैसे ड्रॉवी के लिए क्या होंगे, फायदा? नहीं, फायदा तो नहीं होगा, पर उतने पैसों की उसके लिए कमी पड़ गई। क्या हो गई, उतने पैसों की डेफिशिएंसी, मतलब कमी पड़ना। सर कमी अगर हो गई उसको, तो कमी क्या करेंगे, कमी को बोलते हैं हम डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक अलग अकाउंट बनेगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये एपिसोड इसी के साथ खत्म, और इसी के साथ आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे जर्नल एंट्रीज खत्म। ये 7 एपिसोड को लाइन वाइज 3 से 4 बार आपने पढ़ लिया ना,
ये रट्टा हो जाएंगे और पूरी स्टोरी अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आपको एक्चुअली में रट्टा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीच बीच में मैंने ट्रिक्स दी है, वो ट्रिक्स को अच्छे से याद रखिए और नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट लेक्चर से जो मैं सम्स करवाऊंगा उसके अंदर गौर से सारे के सारे ये एंट्रीज को देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा और बिल ऑफ एक्सचेंज के 10 मार्क किधर भी नहीं जाएंगे। इस चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ना, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इसी के साथ हमारा ये मैराथन लेक्चर जो इतना बड़ा बन गया तो अंत करते। आई होप आप इस वक्त तक अगर टिके हुए हो तो एक लाइक जरूर करके जाओगे, शेयर जरूर करोगे और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।